वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज हम लोग कवर करेंगे 26 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स। ये सारे करंट अफेयर्स के जो न्यूज़ सेलेक्ट किए गए हैं ये सिर्फ एग्जामिनेशन पर्पस के लिए है और ये उन बच्चों के लिए है जो अपेयर होना चाहते हैं बैंक के एग्ज़ाम्स के लिए, IBPS के लिए, SBI के लिए, RBI के एग्ज़ाम्स के लिए, इंश्योरेंस के एग्ज़ाम्स के लिए, नाबार्ड के लिए, PCS के लिए। और ये थोड़ा हेल्पफुल है आपका SSC वाले के लिए भी आपका हेल्पफुल रहेगा। आज का जो पहला न्यूज़ है वो न्यूज़ है प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्लैग्स ऑफ सुजुकी's फर्स्ट ग्लोबल स्ट्रेटेजिक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखो न्यूज़ से ही साफ लगता है, ये कंपनी है सुजुकी। इसकी जो गाड़ी बनी है, कार वगैरह बना है, ये कार चलने वाला है किससे? इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसका मतलब ये बैटरी से चलता होगा। और ग्लोबल ग्लोबल का मतलब क्या है? ये एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो न्यूज़ में क्या आया था, मोदी साहब ने आपका ई विटारा जो कार है उसको फ्लैग ऑफ किया। सिंबॉलिक था। विटारा कार है, आप रोड पे भी देखते हो। ये ई है, ई का मतलब है बैटरी से आपका चलने वाला कार है। तो कार बना कहाँ पे? ये कार बना है आपका सुजुकी के हंसलपुर प्लांट में, जो गुजरात में आपका सिचुएटेड है। अब देखो भाई, इलेक्ट्रिक कार है, इसका मतलब बैटरी से चलेगा, तो फिर बैटरी की भी तो ज़रूरत होगी। बैटरी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए तीन जापानी कंपनी, तोशिबा, डेंसो और सुजुकी, तीनों ने मिलकर आपका एक प्लांट सेटअप किया है जिसमें आपका बनेगा TDS लिथियम आयन बैटरी प्लांट। ये भी बेसिकली कहाँ पे? हंसलपुर में ही है। तो इससे तो आपकी बैटरी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ये बेसिकली देखो कहानी क्या है। आप जानते हो सुजुकी ये जापान की कंपनी है और फेमस है अपने बाइसाइकिल मोटरसाइकिल बनाने के लिए और छोटे कार बनाने के लिए। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी 1980 में, तब सुजुकी ने आपका प्रपोजल दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हम भारत में एक कंपनी बनाना चाहते हैं और कार का प्रोडक्शन करना चाहते हैं इंडिया में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुजुकी मोटर्स दोनों ने मिलकर आपका एक कंपनी बनाया। उस कंपनी का नाम रखा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उसने अपना स्टेक जो था ना मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में, उसने उसको बेच दिया और स्टेक खरीद लिया सुजुकी मोटर्स कॉरपोरेशन ने। आज मेजॉरिटी स्टेक जो है मारुति सुजुकी इंडिया में, वो सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन जापान का है। 2012 में सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन जापान के जो चेयरमैन थे और जो उसके मालिक भी थे, ओसामा सुजुकी, उन्होंने 2012 में प्रधानमंत्री मोदी, उस समय जो वो गुजरात के CM थे, एक प्रपोजल दिया था कि हम एक प्लांट सेटअप करना चाहते हैं सुजुकी का, जहाँ पे हम व्हीकल बनाएंगे और ये बेसिकली एक्सपोर्ट के लिए बनाएंगे। मोदी साहब मान गए, तो उन्होंने गुजरात में जगह दी उनको हंसलपुर में। वहाँ पे सुजुकी ने अपना प्लांट बनाया। लेकिन सुजुकी यहाँ पे प्लांट लगाने से पहले उसने एक नई कंपनी बनाई। उस कंपनी का नाम था सुजुकी मोटर्स गुजरात प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, उसने हंसलपुर में अपना प्लांट सेटअप किया और यहाँ पे जो भी आपका प्लांट में बनेगा, गाड़ी, कार या फिर सॉरी कार वगैरह जो बनेगी, ये सभी आपका एक्सपोर्ट के लिए बनाया जाएगा। उसी का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे पहुँचे थे। अब देखो, ये तो हो गया हमारा न्यूज़, आपने भी सुना होगा। सॉरी। अब एग्ज़ाम के लिए हम लोग क्योंकि तैयारी कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम के लिए क्या याद रखना है? तो फर्स्ट, मोदी साहब ने आपका जिस गाड़ी का फ्लैग ऑफ किया, शुभारंभ किया, उस गाड़ी का नाम क्या है? ये विटारा। ठीक है, ये डेट नहीं पूछेगा, 26 अगस्त को किया, 27 को किया, ये कभी नहीं पूछता है। दूसरा याद रखना, ये जो प्लांट है वो कहाँ पे है? हंसलपुर है। हंसलपुर प्लांट कहाँ पे है? गुजरात में है। तीसरा, ये जो सुजुकी का हंसलपुर प्लांट है गुजरात में, वो उसका मालिक कौन सी कंपनी है? यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी कर देगा। एक ऑप्शन देगा सुजुकी मोटर्स गुजरात प्राइवेट लिमिटेड, एक ऑप्शन देगा सुजुकी मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और एक आपको दे देगा सुजुकी मोटर्स जापान लिमिटेड। ये तीन ऑप्शन दे देगा, एक दो ऑप्शन और दे देगा, क्लोज बना देगा। कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर क्या रहेगा? सुजुकी मोटर्स गुजरात प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो पूछ सकता है, यहाँ पे जो बैटरी का प्लांट लगा है आपका हंसलपुर के पास, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी का प्लांट लगा है, ये किस कंपनी ने सेटअप किया है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये सेटअप किया गया है तीन कंपनी के द्वारा, तोशिबा, डेंसो और सुजुकी। यानी कि ये एक जॉइंट वेंचर है। तोशिबा, डेंसो और सुजुकी तीनों जापानी कंपनी है। इन्होंने मिलकर यहाँ पे
आपका ये बैटरी का प्लांट लगाया है। ये 3-4 क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ जो था, महिंद्रा एंड महिंद्रा बिकम्स द सेकंड लार्जेस्ट कार मेकर इन इंडिया। ये एक दिन पहले का न्यूज़ है, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आया था और उसने डेटा कोट किया है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स का। ये जो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स है, ये भारत में जितने सारे आपके व्हीकल बनाते हैं ना, उनका ये ऑर्गेनाइजेशन है। इनका डेटा रिलायबल होता है, गवर्नमेंट भी इसको कोट करता है। इसने एक डेटा रिलीज़ किया है जनवरी टू जुलाई का, और इसमें डेटा में बताया गया ना किस किस कंपनी की कार कितनी बिकी, कार का मॉडल का भी ये देता है। मॉडल से हमें कोई मतलब नहीं होता है। इसके हिसाब से भारत में सबसे ज़्यादा जो कार बिकती है वो हर कोई जानता है, सुजुकी की है। इसमें हम लोग क्यों इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि सेकंड नंबर पे देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा आ गया है, और इसने Hyundai मोटर्स का 25 साल का जो रिकॉर्ड है ना, उसको तोड़ दिया। ये रिकॉर्ड बेसिकली क्या था, आप जानते हो, जब मारुति सुजुकी भारत में आया, सबसे पहला मॉडल उसका 800 था जो उसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। उसके बाद मारुति सुजुकी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज भारत में सबसे ज़्यादा जो कार बिकती है वो मारुति सुजुकी की है। और ये भी याद रखना, हम लोग बहुत कार एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हम लोग जो कार एक्सपोर्ट करते हैं ना, बेसिकली स्मॉल कार्स होते हैं, और हमारा एक्सपोर्ट बेसिकली होता है आपका अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में। और भारत से सबसे ज़्यादा कार का एक्सपोर्ट करता कौन है, मारुति सुजुकी करता है, ये भी याद रखिएगा आप। मारुति सुजुकी जब सक्सेस हो गया, उसके बाद रतन टाटा, टाटा मोटर्स ने एक कार इंट्रोड्यूस किया। उस कार का नाम था इंडिका। ये कह सकते हो कि भारत में बनाया गया, भारतीयों के द्वारा बनाया गया पहला कार था। इंडिका बना, आप जानते हो इंडिका बहुत सक्सेसफुल हुआ। तो मारुति सुजुकी के बाद सेकंड नंबर पे आ गया था आपका इंडिका। बाद में भारत में आई साउथ कोरियन कंपनी Hyundai मोटर्स। Hyundai मोटर्स ने अपना एक ब्रांड इंट्रोड्यूस किया, मॉडल इंट्रोड्यूस किया, सैंट्रो। आप जानते हो सैंट्रो, शाहरुख खान इसका ऐड करते थे। सैंट्रो ने सबको पीछे छोड़ दिया। सैंट्रो आपका टाटा को पीछे छोड़ते हुए नंबर 2 कंपनी बन गई भारत में कार बेचने के मामले में। तो फर्स्ट हो गई सुजुकी, सेकंड हो गई सैंट्रो। पिछले 25 साल से नंबर 2 कंपनी बनी हुई थी Hyundai। इस साल महिंद्रा ने Hyundai को पीछे छोड़ते हुए आपका सेकंड पोजीशन कर लिया, इसीलिए इसको न्यूज़ हमारे काम का हो गया। तो फिर फर्स्ट पे सुजुकी, सेकंड पे महिंद्रा, थर्ड पे Hyundai और फोर्थ पे हो गया आपका टाटा मोटर्स। ये सीक्वेंस याद करना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने कमीशन किया है फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी। एक चीज़ देखो, ध्यान रखना, फ्रिगेट युद्धक पोत होता है, नेवी का है, नेवी इस्तेमाल करता है, इसको युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अधिकतर नेवी का जो भी जहाज होगा उसमें आप देखो लिखा रहता है INS, ठीक है। इसका मतलब देखो क्या होता है, ये जहाज किसी ने बनाया, उसने नेवी को दे दिया, ट्रायल वगैरह सब चीज़ करके उसने उसको दे दिया नेवी को, ठीक है। फिर नेवी क्या करता है, जब भी कोई वेपन्स वगैरह शामिल किया जाता है ना आधिकारिक तौर पे, उसको कमिश्निंग बोलते हैं, ठीक है। तो फिर उदयगिरी और हिमगिरी को बना के नेवी को सौंप दिया गया था। फिर बाद में एक समारोह हुआ जिसमें उदयगिरी और हिमगिरी को विधिवत फॉर्मली इंडियन नेवी में शामिल किया गया। अब उदयगिरी और हिमगिरी के आगे हमेशा देखने लगा रहेगा INS, यानी कि इंडियन नेवल शिप उदयगिरी और इंडियन नेवल शिप हिमगिरी, ठीक है। ये बेसिकली देखो है क्या, डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंडियन नेवी के लिए अप्रूव किया था प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A में आपके बनने थे 7 नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स। नीलगिरी क्लास का मतलब होता है ना, एक जहाज बना, एक मॉडल तैयार हुआ, मॉडल में ये होता है कि भाई इतनी लंबाई होगी, इसमें इतने क्रू होंगे, इसकी ये क्षमता होगी, इसमें वेपन सिस्टम ये होगा, उसमें रडार वगैरह ये होगा, वो फिर वो क्लास हो जाता है। और एक तो बनेगा नहीं, 6-7 बनेंगे, तो उसमें जो पहला जहाज होगा ना, उसी के नाम पे वो क्लास हो जाता है, जैसे शिवालिक क्लास, नीलगिरी क्लास वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इंडियन नेवी के लिए प्रोजेक्ट 17A अप्रूव किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसमें ये कहा गया था कि ये भारत में बनेंगे, 70 to 80% जो सामान होगा ना वो इंडिया का होगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये 2 को दिए गए, एक था मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई, और दूसरा था गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता। ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं, यानी कि ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है ये।
इनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। मझगांव डॉक उसको कहा गया, ये सबसे बड़ी कंपनी है आपके डिफेंस की, याद रखना शिप्स में। इसको कहा गया आप 4 बनाओगे। जहाज का नाम क्या होगा? नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और फिर आपका होगा महेंद्रगिरी। ठीक है। और जो GRSE है कोलकाता, उसको कहा गया आप 3 बनाओगे, हिमगिरी, दूनागिरी और विंध्यागिरी। तो इसमें क्या हुआ था, नीलगिरी तो पहले ही शामिल हो चुका है इंडियन नेवी में। उदयगिरी और हिमगिरी ये आपका 1 महीने पहले ही इन्होंने बना के नेवी को दे दिया। तो अब इसका इंडक्शन होगा, तो इसके लिए एक सेरेमनी आयोजित किया गया था, और सेरेमनी आयोजित किया गया था आपका विशाखापट्टनम में। याद रखना, जो इंडियन नेवी का ईस्टर्न कमांड है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो विशाखापट्टनम है। ठीक है। तो विशाखापट्टनम में आपका एक सेरेमनी हुआ, और चीफ गेस्ट कौन थे? राजनाथ सिंह। वहाँ पे इन्होंने विधिवत इसको इंडियन नेवी में शामिल कर लिया। तो अब ये हो गया INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। ठीक है। अब थोड़ा एग्ज़ाम की ओर बात करते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या बनेगा? INS उदयगिरी, अब तो INS बोलेंगे, इसका निर्माण किसने किया है? मझगांव डॉक। सिमिलरली हिमगिरी, इसका किसने किया है? गार्डन रीच। प्रोजेक्ट 17A में कितने शिप्स बनेंगे? ये 4 नाम हो गए, 4 ये हो गए, 3 ये हो गए। ठीक है, ये हमारे काम का होगा। फिर सेरेमनी कहाँ पे हुआ था? विशाखापट्टनम। हो सकता है विशाखापट्टनम को दूसरे तरह से पूछ ले, आपसे पूछ ले कि ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो विशाखापट्टनम याद रखिएगा। चीफ गेस्ट कौन थे? ठीक है भाई, डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह। और एक चीज़ और भी याद रखना, इंडियन नेवी के अभी एडमिरल कौन है, हेड कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। इतना चीज़ आप कर लोगे, इसमें से आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट, पर्सन इन न्यूज़, डॉक्टर राजीव रंजन, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ NDB। ठीक है। NDB होता है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। तो पर्सन इन न्यूज़ भी पूछता है, अपॉइंटमेंट वगैरह जो होता है वो सब भी हमारे काम का होता है। राजीव रंजन कौन है? ये मेंबर थे आपके पहले RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। ठीक है। और इनको अपॉइंट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10 ईयर। कभी कभी ये पूछ लेता है ना, ये आदमी कितने साल के लिए हुआ है, तो साल हमें याद रखना, क्या 5 ईयर्स के लिए। हमारे काम का क्या हो गया? राजीव रंजन कितने साल के लिए बने वाइस प्रेसिडेंट, और हमारे काम का है NDB। थोड़ा सा NDB के बारे में भी जान लो आप। NDB को ना पहले कहा जाता था ब्रिक्स बैंक, और ये बना था 2015 में। ब्रिक्स नाम सुना होगा आपने। ब्रिक्स होता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2015 में इन्होंने एक बैंक खोला जिसका नाम रखा ब्रिक्स बैंक। ये डेवलपमेंट बैंक है। डेवलपमेंट बैंक का मतलब होता है ये आपका लोन देगा मेंबर कंट्रीज को, बाहर वालों को भी, फॉर डेवलपमेंट पर्पस। जैसे वर्ल्ड बैंक है वो डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो डेवलपमेंट बैंक है। IMF डेवलपमेंट बैंक नहीं है। IMF डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं देता। IMF बेसिकली पैसा देता है आपका जब आपको फाइनेंशियल क्राइसिस होगा या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होगा। ठीक है, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। तो ब्रिक्स बैंक्स बना 2015 में, बाद में इसका नाम बदल के कर दिया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसमें देखो अभी 9 मेंबर्स हैं। अब ओरिजिनल जो 5 थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो देखो पहले मेंबर थे ही थे। 6th मेंबर बना बांग्लादेश। उसके बाद याद रखना, बांग्लादेश ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। फिर बना आपका यूनाइटेड अरब अमीरात, फिर बना आपका इजिप्ट, लास्ट कौन था? अल्जीरिया। ये हमारे काम का है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9th मेंबर कौन है? अल्जीरिया। ठीक है। और फिर स्टैटिक हो जाता है। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई, चाइना। इसके प्रेसिडेंट कौन है? दिल्मा रूसुफ। ये लेडी है, ब्राज़ील की पहले फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करती थी, ये भी प्रेसिडेंट है। साथ में एक चीज़ और भी याद रखिएगा, जितने भी डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, ADB हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनका जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है, ठीक है, उसको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बोलते हैं। जितने भी मेंबर कंट्री होंगे ना, उसमें से एक बंदा उसका मेंबर जरूर होगा, और जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होगा उसमें रिप्रेजेंट कौन करता है? उस देश का फाइनेंस मिनिस्टर करता है। इसका मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करेगी? निर्मला सीतारमन। तो 10वां एनुअल मीटिंग हुआ था न्यू डेवलपमेंट बैंक का, और ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में क्यों? आप जानते हो, 17th ब्रिक्स समिट मीटिंग, ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। इसको होस्ट किया था ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट
लूला डी सिल्वा ने। ये हुआ था 4-5 जुलाई 2025 में। ठीक है, मोदी साहब भी गए थे। और आप जानते हो 18वां 18th 2026 में जो आपका ब्रिक्स का समिट मीटिंग होगा वो इंडिया में आपका होने वाला है। तो ब्रिक्स के समिट मीटिंग के साथ साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी मीटिंग किया गया था। इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मीटिंग हुआ था, निर्मला सीतारमन भी वहाँ पे उपस्थित थी। ठीक है, ये 3-4 इन्फॉर्मेशन देखो, याद रखना। राजीव रंजन, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, न्यू डेवलपमेंट बैंक 5 ईयर्स के लिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक का पहले नाम क्या था, मेंबर्स कितने हैं, 9। लेटेस्ट मेंबर कौन है, अल्जीरिया। स्टैटिक में हो गया हेडक्वार्टर्स दिल्मा रूसुफ। एनुअल मीटिंग जो हुआ था न्यू डेवलपमेंट बैंक का, कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो। और मैंने आपको बता दिया ब्रिक्स की भी मीटिंग कहाँ हुई थी, रियो डी जेनेरियो। नेक्स्ट कहाँ पे होने वाली है, वो इंडिया में आपका होने वाला है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। इंद्रानिल भट्टाचार्य, इनको अपॉइंट किया गया है एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। पहले थोड़ा सा समझ लो, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है। 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये आरबीआई एक्ट में चेंज किया गया था, उसके बाद ये प्रोविजन लाया गया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग गवर्नर ऑफ आरबीआई, वो उसके चेयरमैन होते हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन काम क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई को टारगेट देता है, ये इन्फ्लेशन का टारगेट है, और आप जो भी मॉनेटरी पॉलिसी बनाओगे इस इन्फ्लेशन टारगेट को मीट करते हुए बनाओगे, प्लस ग्रोथ रेट इतना होना चाहिए, वो तो आप करोगे ही करोगे। मेन टूल जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास है इन्फ्लेशन टारगेट को मीट करने के लिए, वो आपका होता है पॉलिसी रेपो रेट। भारत में पॉलिसी रेपो रेट कौन डिसाइड करता है, भारत में आरबीआई का जो पॉलिसी रेपो रेट होता है वो डिसाइड करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, और आरबीआई का मेन डिसीजन लेने वाला बॉडी भी आप समझ लो यही है। पिछले स्लाइड में आपने देखा डॉक्टर राजीव रंजन को, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर थे। अब उनको तो अपॉइंट कर दिया गया कहाँ पे, न्यू डेवलपमेंट बैंक में। इसका मतलब एक पोजीशन खाली हो गया। इतने इंपॉर्टेंट जगह पे खाली तो छोड़ नहीं सकता है, तो फिर क्या किया गया। 618th मीटिंग हुआ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना, हमेशा याद रखना, आरबीआई का जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। ठीक है, इसकी होती है मीटिंग। ये मीटिंग कहाँ पे हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। वहाँ पे ये डिसीजन लिया गया, जो इंद्रानिल भट्टाचार्य हैं, जो अभी आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने के साथ साथ वो मेंबर बन जाएंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसका मतलब इसीलिए देखो वर्ड यूज़ किया क्या है, एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो का मेंबर होता है कि आप एक पोस्ट के साथ साथ दूसरे पोस्ट पे भी हो। ठीक है, जैसे इंडिया में जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा राज्यसभा का, यानी कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। तो ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन गए हैं आपके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। ठीक है, और इनको अपॉइंट किया गया था कहाँ पे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एग्जाम पे आ जाओ, ऑब्वियसली नाम से ही लगता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के न्यूएस्ट मेंबर कौन है, इंद्रानिल भट्टाचार्य। चांस है देखो पूछ सकता है, आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कहाँ पे होती है, ये हमेशा देगा 618th। ये हुआ था कहाँ पे, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, अगस्त में ही हुआ था। फिर हमेशा याद रखना सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 21। ये थोड़ा याद रखना, ये पूछा जा चुका है पहले। हमेशा याद रखना सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होगा उसका चेयरमैन हमेशा आरबीआई का गवर्नर होगा, और वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ये 26th गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक है, और ये है, पता नहीं अगर बहुत घुमाएगा तो ये सब आपका पूछना शुरू करेगा, इसको अपॉइंट कौन करता है, इसको कौन करता है, इसको करता है। ये 2-3 चीज़ अगर याद कर लेंगे तो फिर किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट न्यूज जो था वो था ओएनजीसी स्टार्ट्स कमर्शियल प्रोडक्शन फ्रॉम द चिनवेला टिब्बा फील्ड इन राजस्थान। अब देखो ओएनजीसी का नाम क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी। ठीक है, अब ज़्यादा ये वर्ड यूज़ करता है ओएनजीसी। ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, एक महारत्न कंपनी है। ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसको इसलिए बनाया गया था
ताकि ये इंडिया के अंदर खोज कर सके किसका, क्रूड पेट्रोलियम ऑयल का और नेचुरल गैस का। इसी के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, इसने एक नेचुरल गैस का भंडार ढूंढा था आपका राजस्थान में, और उसका नाम बेसिकली जगह का नाम क्या है, चिनेवाला टिब्बा। ये वेस्टर्न राजस्थान में बॉर्डर के साथ है, पाकिस्तान बॉर्डर के साथ। इसने बहुत पहले इसको खोज कर लिया। देखो फील्ड को डेवलप करने में टाइम लगता है। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यहाँ से अब कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और ओएनजीसी ने यह गैस बेचना शुरू कर दिया है कस्टमर्स को, इसीलिए न्यूज़ में था। ठीक है, साथ साथ याद क्या रखना है, इंडिया नेचुरल गैस में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। लगभग 46% जो हमारा गैस का रिक्वायरमेंट है वो हम लोग इंपोर्ट से मंगाते हैं, बाहर से आयात करते हैं। तो फिर सबसे ज़्यादा आयात किस देश से करते हैं, नेचुरल गैस का सबसे ज़्यादा आयात हम लोग करते हैं कतर से। सेकंड नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स और थर्ड नंबर पे है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। याद रखना नेचुरल गैस जो आता है वो इंपोर्ट किया जाता है एलएनजी के रूप में, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के रूप में, यानी कि गैस को ना कंप्रेस करके उसको लिक्विड बना दिया जाता है, फिर टैंकर पाइपलाइंस वगैरह के थ्रू वो इंडिया को सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो फिर काम का एग्जाम के हिसाब से करें तो चिन्ने वाला टिब्बा फील्ड जहाँ से ओएनजीसी ने गैस का कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया किस राज्य में है, ध्यान रहेगा राजस्थान। भारत कितना परसेंट आपका इंपोर्ट डिपेंडेंट है नेचुरल गैस, 46। सबसे ज़्यादा कहाँ से खरीदते हैं, कतर, फिर यूनाइटेड स्टेट्स, फिर अरब अमीरात। और फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली है। इतना याद कर लें काफ़ी है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो न्यूज़ आया था, इंडिया जो है वो सप्लाई करेगा फोर्टिफाइड राइस टू WFP। WFP की देखो क्या होता है, WFP होता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है और इसका मेन काम क्या होता है, जहाँ पे हंगर है, भुखमरी है, अकाल के कारण, युद्ध के कारण, वहाँ पे ना ये इमरजेंसी फूड सप्लाई करता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसी के लिए इसको बनाया गया था। तो यहाँ पे न्यूज़ क्या आया था, इसने एग्रीमेंट साइन किया है भारत सरकार के साथ, जिसमें भारत सरकार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड करेगा। और फिर ये जो फोर्टिफाइड राइस होगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसको विश्व के अधिक भागों में आपका सप्लाई करेगा, जहाँ पे आपका भूखमरी वगैरह है, युद्ध के कारण, ड्राउट के कारण, सूखा के कारण। वो क्वेश्चन राइज करता है कि राइस फोर्टिफिकेशन होता क्या है। राइस फोर्टिफिकेशन का देखो मतलब क्या है, धान है, पैडी, उसको हार्वेस्ट किया गया, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर उससे चावल या राइस बनाई जाती है। प्रोसेसिंग के समय देखो क्या होता है, इसके अधिकतर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या होगा, विटामिन्स हो गया और मिनरल्स वगैरह हो गया, बॉडी को इसकी भी ज़रूरत होती है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने क्या किया था, उसने भारत सरकार के साथ मिलके भारत में ही एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें जो राइस है उसमें विटामिन्स और मिनरल्स को ऐड किया जाएगा और फिर इसको सप्लाई किया जाएगा आपका, वो आप सुनते हो ना मिड डे मील में, या फिर आपका जो सॉरी ICDS प्रोग्राम के तहत जो सप्लाई किया जाता है, उसमें बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन वगैरह को ये खिलाया जाता है। ये राइस फोर्टिफिकेशन प्लान भी आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भारत में शुरू किया था। ठीक है, ये याद रखना, सक्सेस है। और आप जानते हो भारत राइस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में, अभी भी है। ठीक है, तो भारत ये सप्लाई करेगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये आपका दूसरे देशों को सप्लाई करेगा जहाँ पे भुखमरी वगैरह है। ये तो देखो सिंपल सा है, समझ में आपको आ गया। एग्जाम की बात करें, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फुल फॉर्म पूछ लेगा। WFP में F क्या है, फूड, P क्या है, प्रोग्राम, वो तो ठीक है। इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1961 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम, इटली में है आपका ये है। और ये यूनाइटेड नेशंस की संस्था है। ठीक है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। एक चांस है राइस फोर्टिफिकेशन क्या होता है, तो इसमें बेसिकली राइस फोर्टिफिकेशन में क्या होता है, उसमें ऊपर से ना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह को ऐड किया जाता है। ठीक है, उसी को कहते हैं फोर्टिफाइड। ये दो तीन चीज़ इसमें याद रखना। और याद रखना भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है राइस का। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़, ये था 5th एडिशन ऑफ लोक संवर्धन पर्व। लोक संवर्धन पर्व देखो बेसिकली क्या है, पहले तो ये देख लो ये कहाँ पे हुआ था, कोची केरला। 26 से लेके ये 4
सितंबर 2025 तक चलेगा। ये पहली बार केरला में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। हाँ, काम का चीज़ आ गया क्या। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? इसको ऑर्गेनाइज करता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसको जोसेफ कुरियन है, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था केरला में, ठीक है। लोक संवर्धन पर्व है क्या? अब ऊपर के वाले सारे न्यूज़ से तो पता चला गया ये किसके लिए होगा, माइनॉरिटीज़ के लिए होगा। तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के आर्टिजन्स है, क्राफ्ट पर्सनस है, वीवर्स है, कलनरी एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, बुनकर हो गए, जुलाहे हो गए, खाना पकाने वाले हो गए, और एंटरप्रेन्योर्स वगैरह हैं, उनके लिए आयोजित किया जाता है लोक संवर्धन पर्व। इसमें उनको एक जगह दी जाती है जहाँ पे कहा जाता है कि भाई अपने अपना कला दिखाओ, हुनर दिखाओ, सामान दिखाओ। इससे क्या होगा, आपको एक मार्केट मिलेगा, आपका सामान बिकेगा, इससे आपकी उन्नति होगी। यही आपका मेन इसका मकसद होता है। और इस पर्व का उद्घाटन किसने किया? जैसे मैंने पहले कहा था, जॉर्ज कुरियन ने। ये केरला के ही हैं आपके, ठीक है। सिंपल सा है, बहुत आसान है। 5th एडिशन ऑफ लोक संवर्धन पर्व कहाँ हुआ? केरला में। ये जरूरत नहीं है, ये शायद आपको नहीं पूछेगा। पहली बार केरला में गया, उद्घाटन किसने किया? कुरियन साहब ने किया। ऑर्गेनाइज कौन करता है? माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री करता है। इसका मकसद क्या होता है? माइनॉरिटीज कम्युनिटी के जो आपके ये सारे हैं, इनको एक मंच प्रोवाइड करना ताकि ये अपना सामान बेच सके और इनकी उन्नति हो सके। नेक्स्ट, चाइना रिफ्यूजेस टू बाय H20 एनवीडिया चिप्स। एनवीडिया ये एक चिप मेकिंग कंपनी है। आपके अधिकतर जो गेमिंग लैपटॉप होगा उसमें आपका एनवीडिया का चिप्स यूज़ किया जाता है, ठीक है। बहुत हाई एंड चिप्स होता है। कहानी क्या है, वो ट्रंप साहब का और चीन का है, ठीक है। आज से नहीं, चाइना को अमेरिका में बहुत पहले एक सिक्योरिटी थ्रेट देखा जाता था। अमेरिका चाहता था कि चाइना के पास हाईटेक अमेरिकन सामान ना जाए, ताकि अमेरिका चाइना क्या करेगा, फिर उसी को वो इस्तेमाल करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, उसने आते ही कह दिया कि कोई भी हाईटेक चिप जो है वो चाइना को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर बाद में, क्योंकि देखो चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट है, एनवीडिया कंपनी का जो मालिक है, सॉरी सीईओ है, जेनसन हुआंग। देखो नाम से ही चाइनीज़ लगता है, ये चाइनीज़ अमेरिकन है। इसने लॉबी किया, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मान गया। उसने कहा जो एनवीडिया है वो अपना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप है H20 वो चाइना को बेच सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जो AMD एडवांस माइक्रो डिवाइस है वो भी अपना चिप बेच सकता है चाइना को। लेकिन शर्त क्या लगा दी उसने? उसने कहा कि ये जो चाइना को चिप बेचा जाएगा और उसमें से जो भी पैसा जनरेट होगा, यानी कि चाइना जो सामान खरीदेगा उस पर जो पैसा देगा, ये दोनों कंपनी उसका 15% जो है ना वो अमेरिकी गवर्नमेंट को देगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ था, जो आपका ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है ना, पीटर नवार नहीं सॉरी पीटर नवारन स्कॉट बेसेंट जो है, वो ट्रेड सेक्रेटरी नहीं है, ट्रेजरी सेक्रेटरी है। उसने एक टीवी इंटरव्यू में कह दिया ना, हम चाइना को ना ना तो अपना बेस्ट माल बेचते हैं, ना सेकंड बेचते हैं, ना थर्ड बेचते हैं, हम उससे भी घटिया सामान बेचते हैं चीन को। चीन इसको सुनते ही बिदक गया। चीन की सरकार ने ऑर्डर निकाल दिया, उसने कहा अपनी कंपनी को इसको मत खरीदो, ठीक है। क्योंकि इसमें सिक्योरिटी कंसर्न है, किल स्विच है जिसमें एनवीडिया जब चाहे वो इस स्विच को यूज़ करेगा और चिप को डिसेबल कर देगा। इसका मतलब सीधी सी बात है, चीन ने इसको खरीदने से मना कर दिया। फंसा कौन है? एनवीडिया फंस गया है, ठीक है। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, एनवीडिया फंस गया है। सिंपल सा याद रखना, ऐसे पूछेगा। H20 चिप जो अमेरिकी सरकार ने अलाउ किया था चाइना को बेचने के लिए, उसको बनाने वाली कंपनी कौन है? बनाने वाली कंपनी है एनवीडिया। एनवीडिया जो है ये अमेरिकन कंपनी है, बेस्ड है कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। और इसका सीईओ कौन है? जेनसन हुआंग है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज जो है वो है आपका राजीव आनंद। इन्होंने चार्ज एज्यूम कर लिया है एज अ सीईओ एंड MD, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडसइंड बैंक, ठीक है। देखो ये तो ठीक है, ये तो काम का चीज़ है ही। राजीव आनंद, स्पेशली जो बैंक का एग्ज़ाम होगा, जब भी कोई भी बैंक का नया चेयरमैन MD CEO अपॉइंट होता है ना, उसको हमेशा याद रखना, वो आपको पूछेगा ही पूछेगा।
और यही होता है एग्ज़ाम के 3 महीने 4 महीने पहले जो आपके इवेंट्स होते हैं उसको कवर किया जाता है। ठीक है, तो अब क्योंकि इंडसइंड बैंक है, उसके एमडी और सीईओ है राजीव आनंद, उसको उन्होंने चार्ज संभाल लिया, न्यूज़ में है तो काम करेगा। देखो ध्यान क्या रखना है, भारत में बैंक्स का रेगुलेटर है आरबीआई, और रेगुलेशन का जो मेन पावर है ना आरबीआई को आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत से। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 10B और 35B कहता है जो भी बैंक्स आरबीआई से रेगुलेटेड होते हैं, जब भी वो अपना पार्ट टाइम चेयरमैन एमडी या फिर चेयरमैन सीईओ अपॉइंट करेंगे, उनको पहले अनुमति लेना पड़ेगा आरबीआई से। इंडसइंड बैंक ने पहले ही राजीव आनंद का नाम प्रपोज करके भेजा था आरबीआई के पास, आरबीआई ने उसको सहमति दे दी, और उसके बाद आरबीआई राजीव आनंद आपका चार्ज संभाल लिए इंडसइंड बैंक का। ठीक है, एग्जाम के लिए क्या होगा, इंडसइंड बैंक के एमडी और सीईओ किसको अपॉइंट किया गया है, राजीव आनंद को, ये तो ठीक है। ये भी पूछता है कितने साल का कार्यकाल है, कार्यकाल कितना है, 3 इयर्स के लिए, ये शायद नहीं पूछेगा, इससे पहले वो कहाँ काम करते थे, वो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे एक्सिस बैंक में। देखो बैंक में एग्जाम में ये आ सकता है, किस सेक्शन के तहत और किस कानून के तहत, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट, इस तरह करके दे देगा। बैंक्स को आपका मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन वगैरह को अपॉइंट करने से पहले आरबीआई से परमिशन लेना पड़ता है, वो एक्ट है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। आरबीआई का कौन सा डिपार्टमेंट इसको देखता है, तो आरबीआई का डिपार्टमेंट जो है ये सारा काम देखता है, वो डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट, ये आरबीआई का डिपार्टमेंट है जो इस तरह की चीज़ को देखता है। ठीक है, इसी में ध्यान रखना, इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक फॉरेन बैंक नहीं है, ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इंडियन बैंक है। ठीक है, इसको 1994 में सेटअप किया था एक एनआरआई श्रीचंद हिंदुजा, ये हिंदुजा की बैंक है। ठीक है, और भी लोग हैं इसमें, और इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई। हो सकता है कुछ ना पूछे, सिर्फ आपसे पूछ दे इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़, गोल्डमैन सैक्स अपॉइंटेड एडवाइजर फॉर स्टेक सेल इन पीएसयू बैंक्स। ठीक है, देखो पीछे हम लोगों ने किया था ब्रिक्स, गोल्डमैन सैक्स में उनका एक चीफ इकोनॉमिस्ट था सॉरी, जिम ओनील, उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था, उसमें कहा था कि भविष्य में तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक ग्रोथ करने वाली कंट्री कौन सी है, उसने 4 कंट्री का नाम लिया था। उसने कहा था ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। उसने टर्म कॉइन किया था ब्रिक, तभी से ये ब्रिक आपका फेमस हो गया, बाद में साउथ अफ्रीका हो गया तो ब्रिक्स हो गया। ठीक है, ये एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंकर है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट बैंकर है, इसको भारत सरकार ने अपॉइंट किया है, अपॉइंट किया है किस चीज़ के लिए, फॉर स्टेक सेल इन पीएसयू बैंक्स। तो पीएसयू बैंक्स कौन कौन है, इंडियन ओवरसीज बैंक्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना शेयर्स बेचना चाहता है। तो शेयर्स बेचना चाहता है तो खरीदार ढूंढना होगा, कौन खरीदेगा भाई, और फिर कितने पैसे पे बिकेगा ये सामान, ये सारा काम करेगा कौन, गोल्डमैन सैक्स। गवर्नमेंट ने ऐसा देखो क्यों किया है, सेबी का, सेबी जानते हो, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट को। ठीक है, जिसमें शेयर बाजार भी आता है, उसका रोल है जितने भी लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी का मतलब होता है जिसके शेयर्स हम स्टॉक मार्केट से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग जो होगा ना वो 25% होगा। ये थोड़ा समझ लो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग क्या होता है। एक कंपनी बनी, उस कंपनी को किसी ने स्टार्ट किया, उसको कहते हैं प्रमोटर। जैसे सपोज करो इंडियन ओवरसीज बैंक, मान लो इसका प्रमोटर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका मतलब सारे शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होंगे। फिर उसने अपना आईपीओ निकाला, इंडियन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकाला, अपना शेयर बेचा, और फिर शेयर बेच कर ना वो आपका लिस्ट हो जाता है एक स्टॉक एक्सचेंज में, तो लिस्टेड कंपनी हो गया। मान लो
इंडियन ओवरसीज बैंक का 5% शेयर बेच दिया भारत सरकार ने पब्लिक को। इसका मतलब इंडियन ओवरसीज बैंक्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर हो गया 95% और 5% शेयर्स हो गया पब्लिक का। तो इंडियन ओवरसीज बैंक में हम लोग कहेंगे पब्लिक शेयर होल्डिंग 5% है। सेबी कहता है जितने भी लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट में उसमें मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है ना वो कितना होना चाहिए, 25% होना चाहिए। ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज को बार बार एग्जेम्पशंस दे रहा है और लेटेस्ट जो डेडलाइन है ना वो ये काम करना है 1 अगस्त 2026 तक। ठीक है, अब देखो इंडियन ओवरसीज बैंक्स में 5.39% शेयर ही पब्लिक के पास है। इसका मतलब 94 पॉइंट समथिंग जो है भारत सरकार के पास है। पंजाब एंड सिंध में 6.15 जो है वो पब्लिक के पास है, बाकी शेयर गवर्नमेंट के पास है। यूको में भी 9% के आसपास जो है पब्लिक के पास है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी आपका 10.73। ये सारा डेटा जो है फाइनेंशियल एक्सप्रेस का है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहता है कि सेबी का जो डेडलाइन है 1 अगस्त 2026 तक, जिसमें पब्लिक कंपनीज में, पब्लिक सेक्टर कंपनीज में या लिस्टेड कंपनीज में 25% शेयर्स पब्लिक के पास होना चाहिए, उसको पूरा करना है। इसके लिए वो शेयर बेचने की तैयारी कर रही है और इसमें उसको हेल्प कौन करेगा, गोल्डमैन सैक्स करेगा। गोल्डमैन सैक्स फ्री में नहीं करेगा, वो फीस लेगा भारत सरकार से इस काम के लिए। यहाँ तक ठीक है। नाम देखो क्या याद रखना है, किस किस बैंक को भारत सरकार शेयर बेचना चाहता है। ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। इसमें एडवाइजर किसको अपॉइंट किया गया है, गोल्डमैन सैक्स को। ठीक है, सेबी के रूल के हिसाब से मिनिमम कितना परसेंट शेयर्स पब्लिक के पास होना चाहिए, लिस्टेड कंपनीज का 25%। और पब्लिक सेक्टर कंपनी को ये कब तक पूरा करना है, 1 अगस्त 2026 तक। ठीक है, ये 3-4 चीज आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट, अमित शाह इनॉग्रेट्स 2-day ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली। ठीक है, अमित शाह आप जानते हो ये होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं और ये मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन भी है पहला। ठीक है, ये मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन भी अमित शाह। इन्होंने इनॉग्रेट किया 2-day ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस और ये कहाँ पे किया गया था, नई दिल्ली में। खासियत क्या है, पहले इसका हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस समझ लो। 1925 में आपका जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था, समझ लो ब्रिटिश टाइम में, ये भारत का उस समय का एक तरह समझो संसद था। इसमें पहली बार एक इंडियन को प्रेसिडेंट बनाया गया था। प्रेसिडेंट है ना जिसको आज हम लोग स्पीकर बोलते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट बनाया गया था और वो इलेक्ट हुए थे कौन, विट्ठल भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल नहीं, विट्ठल भाई पटेल ये उनके बड़े भाई हैं, उनको बनाया गया था। 2025 में कितने हो गए, 100 ईयर्स हो गए। तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए 2 दिन का ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस किया गया दिल्ली में। ठीक है, और इसको होस्ट कौन किया था, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली ने। भारत में जितने भी स्टेट है 28 है, सब में आपका असेंबली है। तो असेंबली होगा तो इसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होगा, वो सभी लोग आए थे। 3 यूनियन टेरिटरी है भारत में जिसके लेजिस्लेटिव असेंबली है। ये है आपके दिल्ली, एनसीटी दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और फिर आपका है पुडुचेरी। इसके भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इसमें आए थे। याद रखना, भारत में आपके कुछ स्टेट है जहाँ पे असेंबली के साथ साथ आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इसका मतलब विधान सभा के साथ साथ ना विधान परिषद भी है। ये स्टेट कौन है, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसके भी चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन इसमें शामिल होने के लिए दिल्ली आपके आए थे। ठीक है, एग्जाम का है, ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, ये किया गया था कहाँ पे, दिल्ली में। ठीक है, इनॉग्रेशन किसने किया, अमित शाह ने किया। ठीक है, भारत में कितने स्टेट है जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कंटेक्स्ट क्या था, विट्ठल भाई पटेल इलेक्टेड हुए थे प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। विट्ठल भाई पटेल में कंफ्यूज मत करना, ऑप्शन में आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल भी दे देगा भाई, उसको टिक मत मारना, ये ध्यान रखना, हो जाएगा। फिर फिच
फिच रिटेन्स इंडिया रेटिंग एट BB माइनस। फिच एक इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बेसिकली उसका काम ये होता है, जब भी कोई मार्केट को अप्रोच करता है लोन के लिए, मार्केट को, बैंक को नहीं, मार्केट को अप्रोच करता है लोन के लिए, तो फिर उसमें रिस्क होता है। तो फिर रिस्क का लेवल कितना है हमेशा याद रखना। अगर लोग समझते हैं कि भाई ये कमज़ोर पार्टी है, पैसा डूब भी सकता है, चलो पैसा दे देंगे, लेकिन हम इससे ब्याज बहुत चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट बहुत चार्ज करेंगे, तो रिस्क का लेवल कितना है हर आदमी के बस की बात तो नहीं है ना। तो किसी भी कंपनी जो मार्केट में जाता है पैसे उठाने के लिए और लोन लेने के लिए, उसका रिस्क का लेवल कितना है वो रेटिंग करता कौन है? क्रेडिट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में आपने सुना होगा मोडी, स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच, डन एंड ब्रैडशीट, बहुत सारे भरे पड़े हैं। उसने भारत की रेटिंग की है BB माइनस, यानी कि कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है। उसने कहा है कि भारत का जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है वो हमेशा रहेगा कितना, सॉरी अभी कितना है, BB प्लस। एक वर्ड है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक है, इसका मतलब सॉवरेन कहेंगे तो इंडिया, इसराइल, USA, ये सारे सॉवरेन है। इसका मतलब भारत सरकार जो लोन लेगा ना उसको बोलते हैं सॉवरेन लोन, सॉवरेन डेप्ट। इसका मतलब वो कह रहा है कि भारत सरकार जब बाहर जाएगा लोन लेने के लिए, उसमें मैंने रेटिंग में कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है। वो कहता है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत स्ट्रांग रहेगी डिस्पाइट ट्रम्प्स टैरिफ लगाया ना उसने आज 50%, 27 तारीख को 50% टैरिफ लगा दिया। उसने कहा कि 50% टैरिफ लगाने के बावजूद भी उसको उम्मीद है कि भारत का ग्रोथ रहेगा 6.5%। ठीक है, 25-26 में भारत मेजर इकॉनमी में अभी भी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी रहेगी, ये फिच का मानना है। ठीक है। और इसी के साथ याद रखना, कुछ दिन पहले एक दूसरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है स्टैंडर्ड एंड पुअर, उसने 18 साल के बाद भारत की क्रेडिट रेटिंग को एक्चुअली बढ़ा दिया। बढ़ा के उसने कर दिया कितना, BB। ठीक है, BB माइनस था, उसको बढ़ा के उसको कर दिया था BB। ठीक है। ध्यान क्या रखना है इसमें, एक तो ये पूछ लेगा रिसेंटली किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग BB माइनस बरकरार रखी है, फिच। ठीक है। फिच के अनुसार भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी होनी चाहिए 25-26 में, 6.5। तीसरा, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उसको भारत में रेगुलेट कौन करता है? हमेशा याद रखना, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भारत में काम करती है जैसे क्रिसिल हो गया, फिच वगैरह हो गया, इसका रेगुलेटर सेबी होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये दो तीन चीज आपको इसमें याद रखना होगा। फिर नेक्स्ट जो आया था न्यूज़, इसरो accomplishes द फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट फॉर द गगनयान प्रोग्राम। ये गगनयान प्रोग्राम क्या है? देखो, गगन हिंदी में क्या है, स्पेस, यान का मतलब हो गया क्या, व्हीकल। ठीक है। इंडिया ने अपना एक एम्बिशियस प्रोग्राम लॉन्च किया है, गगनयान। गगनयान मिशन में क्या होगा, भारत के 3 एस्ट्रोनॉट, इंडिया के, भारत में एस्ट्रोनॉट को कहा जाता है आपका गगनयात्री। ठीक है, ऐसे याद रखना। जो इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड है जैसे अमेरिका वगैरह है, जो अंतरिक्ष में यात्री जाते हैं, ह्यूमन जो स्पेस में जाते हैं, उसको वो कहता है एस्ट्रोनॉट। रशियंस उसको कहते हैं कॉस्मोनॉट। चाइनीज कहते हैं उसको टाइकोनॉट। टाइकोनॉट, TAIK, फिर नॉट, है ना, ये वाला नॉट। ठीक है, चाइनीज कहते हैं टाइकोनॉट और भारत कहता है गगन यात्री। ये 4 ऐसे याद रखना भाई। ठीक है। तो भारत सरकार इसको भेजना चाहता है स्पेस में। मिशन क्या है, 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट को 2027 में भारत का ही एक स्पेशली डेवलप्ड रॉकेट होगा LV-M3, इससे उनको स्पेस में भेजा जाएगा। 3 दिन स्पेस में रहेंगे और उनको सकुशल भारत, सॉरी, जमीन पर भी वापस लाया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, उनको लाया भी जाएगा। अब जमीन पे जब लाएगा, आप टीवी वगैरह में देखते हो एक कैप्सूल होता है जिसमें ये तीनों बैठे होंगे। वो कैप्सूल जब पृथ्वी पे उतरेगा
स्पीड ज़बरदस्त होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटी उसको खींच रहा होता है। तो फिर वो क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे डी एक्सेलरेट करते हैं। आप देखते होगे ना, वो एक पैराशूट खुलता है, धीरे 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 वो गिरना शुरू होता है, और वो ज़मीन पे नहीं, वो पानी में एक्चुअली गिराता है उसको। पानी में इसलिए भी गिराते हैं क्योंकि इम्पैक्ट थोड़ा कम होगा। तो फिर ये टेस्ट किया गया। जो कैप्सूल है जब वो निकलेगा तो पैराशूट के द्वारा वो धीरे 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 कितना आपका गिरेगा, ये सक्सेस है या नहीं। क्योंकि जब तक आपका ये सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, ये गगनयान वाला काम नहीं होगा। इसको टेस्ट किया, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, यही टेस्ट था। ये इसरो ने किया था, और ये किया था श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, याद रखना ये एक आइलैंड है, द्वीप है, ठीक है। और आंध्रा में है ना, ये आपका एक द्वीप है। आंध्रा हो गया तो किधर हो गया आपका, बे ऑफ बंगाल। वहां पे इसरो ने आपका ये स्पेस कैप्सूल को टेस्ट किया। और इसमें कौन कौन था? इंडियन एयरफोर्स, डीआरडीओ, इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड तो इसलिए रहेगा ना क्योंकि ये जब गिरेगा आपका समुद्र में तो कोस्ट गार्ड वाले भी तो वहाँ पे रहेंगे इसको हटाने निकालने के लिए। ये चारों ने मिलके किया, और इसरो के हिसाब से ये टेस्ट बहुत ही सक्सेसफुल हो गया। यही कहानी था इसमें। अब थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड हो जाए। इसरो कह रहा है कि गगनयान मिशन में जब ह्यूमन को पहले लॉन्च करने से पहले हम लोग एक रोबोट को भेजेंगे सॉरी, एक रोबोट को भेजेंगे। इस रोबोट का नाम होगा क्या? व्योम मित्र। जैसे आप जानते हो स्पेस में सबसे पहले कौन गया था? यूरी गैगरिन, सोवियत यूनियन ने भेजा था। लेकिन यूरी गैगरिन ने को भेजने से पहले सोवियत यूनियन ने एक डॉग को भेजा था, उसका नाम था लाइका, ताकि ये देखे कि ये स्पेस में सरवाइव कर सकती है या नहीं कर सकती। इसी तरह एक ह्यूमनाइड रोबोट व्योम मित्र होगा, पहले इसरो उसको भेजेगा। ये दिसंबर में आपका जाना चाहिए, 2025 में, उसी का पार्ट है। इसरो ने 4 इंडियन एयरफोर्स के पायलट को सेलेक्ट किया है। शुभांशु शुक्ला, प्रशांत, बालाकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप। इनको मैसिव ट्रेनिंग दिया गया है। इसमें शुभांशु शुक्ला का नाम देखो, आपने अभी सुना होगा कि एक इंडियन जो था वो स्पेस में गया था। और मजे की बात क्या थी, स्पेस में आपका एक फ्लोटिंग स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। उस पे पहली बार एक इंडियन गया था, वो शुभांशु शुक्ला थे, है ना। एक्चुअली ये इंडिया और नासा ने एक एग्रीमेंट किया था, इसरो और नासा ने। नासा देखो खुद अपना रॉकेट लॉन्च नहीं करता, ना ही वो स्पेस मिशन करता है, वो सारा काम प्राइवेट कंपनी से करवाता है। और एक उसका जो प्राइवेट वेंडर है ना, जो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाता है, वो एक्सियोम कंपनी है। तो एक्सियोम कंपनी के मिशन में आपके शुभांशु शुक्ला भी थे। ये डॉक किए थे आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ। वहाँ पे जाने वाले पहले हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि आप जानते हो पहले इंडियन जो स्पेस में गए थे वो विंग कमांडर राकेश शर्मा थे, और सोवियत रॉकेट के थ्रू गए थे ये 1984 में, ठीक है। और अभी इनको स्पेस डे हुआ था ना आपका, उस पर इनको फैसिलिटेट भी किया गया था इन चारों को, ठीक है। तो शुभांशु शुक्ला जो थे ना, एक्सियोम मिशन में पहले पायलट थे, और स्टैंड बाई पायलट उसमें कौन थे? ये बालकृष्ण नायर साहब थे, ठीक है। यानी कि इन्हीं 4 में से 2 को सेलेक्ट किया गया था इस मिशन के लिए। अब इस 4 में से 3 को सेलेक्ट किया जाएगा जो जाएंगे किस पे? गगनयान मिशन में, ठीक है। ये स्लाइड इंफॉर्मेशन से भरपूर है, इसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और वो टाइकोनॉट, एस्ट्रोनॉट, वो सब मत भूलना आप, ठीक है। आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप एक कमेंट ऐड कर, सॉरी कमेंट करो, ठीक है। स्कोर तो मेंशन नहीं करोगे आप यहाँ पे, क्योंकि वो पिछले स्लाइड का दिया था। पीडीएफ कोशिश करेंगे डालने का इस पर, अभी थोड़ा सा एक इश्यू उसमें आ रहा है, वो भी करेंगे। लेकिन कमेंट जरूर करना ये आपको वीडियो को कैसे लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।